नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस विद अस में। और जैसा कि हमने बताया था आपको कि हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है सीआईटीएस का, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी कोपर ट्रेड के एमसीक्यूज होंगे वो हम आपके सामने लाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस समय थ्योरी पढ़ाना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड आपके पास बहुत कम है। और उसी टाइम पीरियड के ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपको हम एमसीक्यूज बताएंगे, और उन जो एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, उन एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पॉइंट्स होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, केवल एमसीक्यूज के। जैसे यूनिवैक, मैंने पहला क्वेश्चन है आपका यूनिवैक, तो यूनिवैक के रिगार्डिंग इसका पहले आंसर हम बता देंगे, बाद में हम 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन लेंगे, और 10 या 20 क्वेश्चन के बाद उन सारे क्वेश्चंस के हम आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो समझा देंगे, ताकि आप इसको पूरी अच्छे से समझ सकें और कभी भूले ना, ठीक है। अपने एग्जाम तक तो नहीं भूलेंगे, ये हमारी गारंटी है। बस हमारे साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे वाले बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी हम वीडियोस डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है UNIVAC यानी यूनिवैक। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ाने वाले हैं मोस्टली आपके इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें हम फंडामेंटल टेस्ट लेंगे, कंप्यूटर का फंडामेंटल टेस्ट होगा, आपका नेटवर्किंग टेस्ट होगा, आपका डेटा कम्युनिकेशन टेस्ट होगा, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन टेस्ट होगा, बहुत सारे टेस्ट आ जाएंगे। और नेटवर्किंग में आपकी जो लेयर्स होती हैं उनके रिगार्डिंग जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं और आने वाले डेज की। तो अभी से जितने स्टूडेंट्स हो सभी के पास शेयर कर दीजिए पहले, ठीक है। और जितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है वो कमेंट में कीजिए, बाद में हम आपका नाम लेंगे आपके कमेंट के थ्रू। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा यूनिवैक। तो यूनिवैक की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो यूनिवैक की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। याद रखना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा है सीडी रोम। सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है। सीडी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। रोम मीन्स पता होता है रीड ओनली मेमोरी, सभी में आपको मिल जाएगा रीड ओनली मेमोरी। सीडी की फुल फॉर्म आपको पता है कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है ALU। ALU की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, आपको पता होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, तो हमारा आंसर रहेगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। फिर से फोर्थ में पूछा जा रहा है BGA। BGA क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। BGA क्या होता है, वीडियो ग्राफिक एरे, याद रखना है आपको, वीडियो ग्राफिक एरे, ठीक है। इसका भी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है IBM 1401। ये क्या है, ये IBM 1401 ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन का है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो IBM 4001 ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। याद रखना है, ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का नाम है IBM 1401। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे आएंगे 6 और 7। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है MSI स्टैंड फॉर। तो MSI की फुल फॉर्म आपको बतानी है। MSI की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगी, तो इसका आंसर हम सीधे बता रहे हैं, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम सारी चीजें लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी मीन्स पता होगा आपको, आईसी क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। तो जहां पे भी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट होगा वही आपका आंसर होगा, और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नंबर हो जाएगा, यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या हो जाएगा, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। दूसरा क्वेश्चन है, यानी 7 नंबर क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंचेस फ्लॉपी डिस्क इज। यानी कि जो 3.5 इंचेस की फ्लॉपी होगी उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। फ्लॉपी डिस्क जो होती है हमारी हार्ड ड्राइव में लगी होती है, तो जो हार्ड ड्राइव की फ्लॉपी इंच है 3.5 इंच की, उसकी कैपेसिटी यानी मेमोरी कितनी होगी। आपके आंसर्स आपके हैं 1.4, तो इसका सीधा आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1.44 MB। याद रखना है कितना, 1.44 MB, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
तो देखिए ये इसमें 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन के बाद इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे, इसके भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन द नेपाल वाज। पहला जो कंप्यूटर था नेपाल में, पहला कंप्यूटर बनाया गया था, वो कंप्यूटर का नाम बताना है आपका। IBM 1400, IBM 1401, IBM 1482, 1483 या 2। आपके सारे ऑप्शन हैं, 2 दो बार हो गया, कोई बात नहीं, 3 इसमें मान लीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, IBM 1401। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, अभी हम ऊपर देख चुके हैं इसके बारे में। फिर तीसरा 9th नंबर क्वेश्चन है, WAN स्टैंड फॉर, मतलब WAN का फुल फॉर्म क्या होगा आपको पता है। इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, आपको याद रखना है। फिर 10th नंबर क्वेश्चन है, MICR स्टैंड फॉर। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैशेस रीडर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो आपके चेक होते हैं, बैंक के जो चेक होते हैं उसमें MICR का यूज किया जाता है, ताकि उसमें जो मैग्नेटिक इंक के कैरेक्टर होते हैं उनको रीड करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे 10 क्वेश्चन हो गए और इसमें हम 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और अब देखेंगे इन 10 क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन यानी आंसर। तो हमने देखा अभी यूनिवैक पहला क्वेश्चन था, तो हमारा जो आंसर है वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब इसके देखिए, देयर आर नो कंप्यूटर विद द नेम एज इन द अदर ऑप्शन। यूनिवैक आर द फर्स्ट जनरेशन पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन फॉर कॉमर्शियल यूज, ठीक है। पहला डिजिटल कंप्यूटर था जो कॉमर्शियल यूज के लिए बनाया गया था बाय द देखो यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंपनी, ठीक है। और इसे बनाया किसने था, जॉन मचौली एंड JP एकैट। और कब बनाया था, इन 1951। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं कि किसने बनाया, किस कंपनी ने बनाया और कब बनाया, ठीक है। तो जॉन मचेले एंड JP एकैट ने बनाया 1951 में। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपका आता है CD रोम। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका CD रोम स्टैंड फॉर्म। तो CD रोम आपको पता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनलाइन मेमोरी। तो जो CD रोम जो है एक नॉन वॉलेटाइल ऑप्टिकल मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल ऑप्टिकल मेमोरी, देखिए CD रोम इज ए नॉन वॉलेटाइल ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज मीडियम यूजिंग द सेम फिजिकल फॉर्मेट एज ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल बाय कंप्यूटर एंड विद अ CD रोम ड्राइव। अभी नॉन वॉलेटाइल क्यों बोला जा रहा है, वॉलेटाइल का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जो पावर जाने पे अपनी मेमोरी भूल जाए, उसे कहते हैं वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जो लाइट जाने के बाद भी अपनी मेमोरी याद रखती है। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस के कटने के बाद भी जो अपनी मेमोरी याद रखे उसे हम रोम कहते हैं। इसी तरह से जितनी भी रोम होती हैं वो आपकी नॉन वॉलेटाइल होती हैं, ठीक है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि आपकी बताओ रैम वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है, तो इसका आंसर क्या बताएंगे आप, वॉलेटाइल है। क्योंकि रैम में जब लाइट चली जाती है जितने प्रोग्राम हम रन कर रहे होते हैं वो सारे कट जाते हैं, ठीक है। लेकिन रोम रोम क्या होती है, इंटरनल मेमोरी होती है, ये फिक्स होती है, बूटिंग की प्रोसेसिंग में ऐड होती है, जिसे हम विंडो बोलते हैं। तो विंडो क्या होती है, लाइट चली जाए विंडो थोड़ी चली जाती है, तो विंडो आपकी रहती है। तो इसी तरह आपकी आंसर क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल का रोम। नॉन वोलेटाइल में जैसे रोम हो गई, पेन ड्राइव हो गई, CD ड्राइव हो गई, जितनी भी होती है नॉन वोलेटाइल होती है, निकाल लें फिर लगा लें। और वोलेटाइल में आपकी ऐसी आती है जैसे कैश मेमोरी हो गई, आपकी कैश मेमोरी हो गई, फ्लिप मेमोरी हो गई, आपकी रैम मेमोरी हो गई, ये आपकी आती है वोलेटाइल मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दे रखा है, द स्टैंडर्ड 12 सेंटीमीटर डायमीटर CD रोम स्टोर अबाउट 660 मेगाबाइट्स। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो स्टैंडर्ड CD रोम होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड जो CD रोम होती है वो कितने MB तक इसमें कैप्चर करते हैं, स्टोर करती है। तो आपका आंसर आ जाएगा 660 मेगाबाइट MB, ठीक है, आपका ये आंसर है। तो चलिए इसी तरह थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन हमारा था ALU इज। तो ALU क्या है, ALU की फुल फॉर्म आपको पता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, एक प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग की यूनिट का ही एक पार्ट है, जिसमें ALU आता है, MU आता है, मेमोरी यूनिट आती है, ALU यूनिट आती है, CU आती है, कंट्रोल यूनिट आती है, बहुत सारी यूनिट आती है। देखिए ये सारी यूनिट होती हैं कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, CPU के अंदर। ALU, CPU कंटेन AIMU मेमोरी यूनिट एंड CU कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और फिर फोर्थ क्वेश्चन था VGA, वीडियोग्राफिक एरे। वीडियोग्राफिक एरे क्या होता है, ये एक टाइप का एडाप्टर एरे है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को कंट्रोल करता है डिस्प्ले करने के लिए मॉनिटर पर कोई भी इमेज को।
यानी इमेज पे कोई भी डिस्प्ले हो रही है तो वो किसके थ्रू इमेज डिस्प्ले हो रही है, बीजीए के थ्रू। तभी आपकी जो अगर बीजीए खराब हो जाती है तो आपकी स्क्रीन जो होती है नहीं आती है और अच्छे से वर्क नहीं करती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दे रखा है लेटर जो इसका यहाँ पे बीजीए है। कई बार इसका बीजीए एरे भी आता है, कई बार इसका एडाप्टर भी आता है, वीडियोग्राफिक एडाप्टर, वीडियोग्राफिक एरे। एरे यूज किया जाता है जब ये मॉनिटर पे इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहा होता है, और एडाप्टर यूज किया जाता है जब ये वीडियोग्राफिक आपका कोई आपका फिजिकल पार्ट होता है। फिर इसी तरह से 5th नंबर क्वेश्चन जो हमारा था IBM 1401, इसका आंसर हमारा बी था, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। ठीक है, देखिए जो हमने इसके अंदर इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, एक और क्वेश्चन आया था IBM 1401 इज द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर एंड इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू एंटर इन नेपाल 2002 मतलब 2028 BC। ठीक है, फॉर सेंसस, सेंसस के द्वारा ये लाया गया था सबसे पहले नेपाल में। कंप्यूटर गवर्नमेंट ऑफ नेपाल हैज ब्रॉट दिस कंप्यूटर और ऑन रेंट एंड लेटर परचेस और डेटा प्रोसेसिंग इन द ब्यूरो ऑफ स्टैटिक। इसको पहले रेंट पे लिया, बाद में इसको खरीदा था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। ठीक है, फिर तीसरा इसमें 6 क्वेश्चन में था MSI मतलब MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आफ्टर द IC इन्वेंशन जब हो गया तो इसके बाद कंप्यूटर में प्लग इन करने के लिए नेक्स्ट फेज के लिए MSI का यूज किया गया। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का यूज SSI और MSSI की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। SSI मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और MSI मीडियम, ठीक है, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो दोनों की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, और दो फॉर्म यहाँ पे भी बनती हैं, LSI और BLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और BSLI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये दोनों या चारों मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे ULSI, ये इतनी नहीं पूछी जाती है, बाकी ये चार पूछी जाती हैं। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये 5th जनरेशन कंप्यूटर में जो यूज की जाती है वो है अल्ट्रा लार्ज। तो कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस जनरेशन में कौन सी LSI यूज की जाती है। ठीक है, तो 4th जनरेशन में यूज की जाती है LSI और BLSI। 3rd एंड 2nd जनरेशन कंप्यूटर में यूज की जाती थे। सेकंड में तो आपके ट्यूब यूज होते थे, कैपेसिटर। तो 2nd में नहीं, 3rd में आपकी यूज होती थी SSI और MSI। 4th में आपके LSI BLSI, 5th में आपकी ULSI वेरी लार्ज वाली। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। 7th नंबर, 9th नंबर और 10th नंबर अभी खत्म हो जाएंगे। तो 7th नंबर हमसे बोला द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क कितना कवर करेगी, 1.44 MB, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क की यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट डेटा है। फ्लॉपी जो माइक्रो फ्लॉपी डिस्क होती है ये 3.5 इंचेस की स्टैंडर्ड होती है, और स्टैंडर्ड कैपेसिटी जो उनकी होती है 1.44 MB होती है, और इट इज द लो डेंसिटी MF2DD। ठीक है, याद रखना है इसको। और जो MF2DD होता है ये स्टोर कर सकता है 720 KB है, आपको याद रखना। और जो मिनी फ्लॉपी डिस्क होती है ये 5.25 इंचेस की होती है, और इसकी जो हाई डेंसिटी होती है मिनी फ्लॉपी डिस्क टू हाई डेंसिटी कैन स्टोर 1.2 MB। देखो इतनी सारा, बस थोड़ा सा डेटा पहले स्टोर होता था। एंड लो डेंसिटी जो होती है मतलब मिनी डेंसिटी 2DD एंड स्टोर 360 KB ऑफ डेटा। बस आपको याद करने का क्या है, अगर आपकी माइक्रो, ठीक है, माइक्रो फ्लॉपी डिस्क है तो 1.44 MB लो डेंसिटी के साथ। ठीक है, और आपकी माइक्रो वाली लो डेंसिटी के साथ। अगर मिनी फ्लॉपी डिस्क है तो मिनी फ्लॉपी डिस्क स्टोर करेगी 1.22। ठीक है, ये आपकी हाई डेंसिटी होती है, मिनिमम डेंसिटी 720। ठीक है, लो डेंसिटी कितनी है 307 360। तो ये आपको PDF मिल जाएगी, वहां से आप सारा डेटा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आपका यही है, फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन नेपाल वाज। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर से हम इसे नहीं कवर करेंगे। टेंथ नंबर क्वेश्चन है हमारा, MSI
स्टैंड फॉर होता है MSI, हमने पढ़ लिया। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, ये स्कैनर होता है जो आइडेंटिफाई करता है मैग्नेटिक इंक को, जो हमारे वेरीफाई सिग्नेचर को चेक करते हैं, यानी कि सिग्नेचर जो होते हैं या हमारे डिजिटल कैरेक्टर्स होते हैं उनको चेक करने के लिए MSI बैंकर्स में यूज की जाती है। चलिए ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए 10 क्वेश्चन। इसके बाद 10 क्वेश्चन देखेंगे फिर से ऑब्जेक्टिव के, और ऑब्जेक्टिव के फिर उनके बाद डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। और अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना चाहते तो इसकी PDF आपको लिंक में मिल जाएगी, वहां से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या फुल फॉर्म है। हाँ, क्वेश्चन नंबर फिर से 1 शुरू हो रहा है। EBCDIC, EBCDIC स्टैंड फॉर्म, तो EBCDIC फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या हो जाएगी? एक्सटेंडेड, ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो याद रखना है EBCIDC की IC की याद रखना है जो इंटरचेंज कोड है, और वो भी कौन सा? डेसिमल कोड। फिर उसके बाद है BCD, तो BCD की फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी बाइनरी कोडेड डेसिमल। B मतलब बाइनरी और CD के तो अभी हमने पढ़ ली कोडेड डेसिमल, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल। फिर है ASCII, ठीक है, तो ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है आपको याद रखना है, ये कई बार ASCII की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड, क्या याद रखनी है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शंस यहाँ पे ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस में आपका पहला आंसर हो जाएगा EDSAC, पहला आपका आंसर EDSAC फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। दूसरा क्वेश्चन है 5th नंबर, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सबसे पहले यूज किया जाता था, आपको पता है पहले यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब्स एंड वैल्यू, जो बॉल्ब्स होते थे उनका यूज किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे फोर्टन फोर्टन क्या है? फोर्टन एक तरीके से पूछा जा रहा है, फोर्टन क्या है? फाइल ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसलेशन है, फॉर्मेट ट्रांसलेशन है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, या जो फ्लॉपी ट्रांसलेशन है। तो आपके ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है ये इसका आंसर नंबर है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नहीं, फोर्टन क्या है? फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है EEPROM स्टैंड फॉर्म, बहुत इजी है। रोम के फुल फॉर्म आपको पहले ही पता है, रीड ओनली मेमोरी होती है। EE की बस याद रखना है, EEPROM आप यार सुना होगा, EEPROM मींस होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, इसी तरह E का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली, मतलब इलेक्ट्रिकली जो क्या किया जाए, इरेज किया जाए, उसको कहते हैं हम EEPROM। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन नंबर है, और 7 नंबर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर A, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग, मतलब किस एज के अंडर जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे डेवलप किए गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर B आ जाएगा हमारा 1956 से लेकर 1965 के अंडर। ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सेकंड जो जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, और जो ट्रांजिस्टर इन्वेंटेड थे वो थे एल लैब साइंटिस्ट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। हाँ, तो वाल्टर, कौन कौन से लोग के द्वारा डेवलप किया गया था ये आपका ट्रांजिस्टर? देखिए, वेल लैब साइंटिस्ट जॉन वर्डिन, वाल्टर वर्डिन एंड विलियम शॉकली। तो इन लोगों के थ्रू 1917 में क्या ट्रांजिस्टर आपके डेवलप किए गए थे, उनका यूज किया गया था सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में, और इन्हीं को नोबेल प्राइज मिला था इन 1956 में, जब इन्होंने सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था। क्योंकि उस पहले के कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, इन्होंने कंप्यूटर की लेंथ को बहुत छोटा कर दिया था। ठीक है, तो इस तरह से इनको कंप्यूटर में सबसे ज्यादा अचीवमेंट मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 9 नंबर पूछ रहा है हमसे, द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन, कौन से साइज, मतलब कौन से जनरेशन में कंप्यूटर बहुत बड़े थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जन। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट जनरेशन में हमारे कंप्यूटर जो थे बहुत बड़े थे, को याद रखना है। ठीक है, फिर 10th नंबर क्वेश्चन है, द माइक्रो प्रोसेसर एज अ स्विचिंग डिवाइस आर फॉर द जनरेशन कंप्यूटर, कौन से जनरेशन कंप्यूटर में आई, किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। तो आपको ऑप्शन रखना है 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। ठीक है, याद रखना है ये सारे पॉइंट्स।
तो अभी हमने जितने भी क्वेश्चन देख लिए हैं ऊपर 10, उनके फिर से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो देखिए पहला था AVDCI की फुल फॉर्म क्या है, तो AVDCI की फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, 8 बिट की जो बाइनरी कोडेड होता है उसमें लार्ज IBM प्राइमरी मेनफ्रेम किया गया था, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज होता है। तो ये कितने का होता है, 256 कैरेक्टर इसमें यूज किए जा सकते हैं। कितने कैरेक्टर्स, 256 कैरेक्टर्स। दूसरा क्वेश्चन था BCD की फुल फॉर्म क्या थी, बाइनरी कोडेड डेसिमल थी। तो BCD इज ए बाइनरी कोडेड नोटेशन होता है in which each of the decimal digit is expressed as a 8-bit binary numeral। इसमें कितने एक्सप्रेस होती हैं, 8-bit बाइनरी न्यूमेरल की तरह, ठीक है। और इसमें 12 से लेकर 00010010 इसको माना जा सकता है। चलिए बाकी इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी एक्स की फुल फॉर्म है और इसकी कितनी बिट की मेमोरी है कंज्यूम करता है, ये आपके इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट इसे आगे बढ़ते हैं। ASCII स्टैंड फॉर, तो ASCII का मींस आपको पता ही है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज। अभी हमने क्वेश्चन में बताया था। तो ASCII जो है अमेरिका की एक कंपनी के थ्रू बनाया गया था, जिसका सबसे पहले यूज किया गया था सिविल वॉर के थ्रू। इसको बनाया गया था इसलिए ताकि कोई गुप्त डेटा भेजा जा सके, ठीक है, लेकिन अभी कंप्यूटर में यूज किया जाता है। इसमें लेटर्स होते हैं, डिजिट होते हैं, पंचुकेशंस होते हैं, कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। और ASCII जो कैरेक्टर्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं 0 to 127, क्योंकि 0 अगर ऐड करें तो 128 हो जाते हैं और 2 की पावर 128 आपको पता है कितने होते हैं। तो इसी तरह से इसमें और जो ASCII में अगर 7 बिट का डेटा है तो 2 की पावर अगर 7 ले तो 128 होता है। और अगर ASCII जो हमारा होता है वो 8 बिट का डेटा होता है। ASCII अगर पूछा जाए कितने बिट का डेटा होता है तो 8 बिट का डेटा होता है, आपको याद रखना है। तो ASCII कोड 8 बिट का कोड होता है और इस कोड के अगर 2 की पावर 8 रखा जाए तो 256 बनेगा, क्योंकि अगर 0 भी ऐड किया जाएगा तो 256 बनेगा। तो 0 से लेकर 255 तक हमारे इसके ASCII 8 के स्टैंडर्ड कोड होते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो आपको याद रखना है ADC। तो IBM के द्वारा 401 आपको पता है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर लॉन्च किया गया था नेपाल में। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको हम छोड़ते हैं, स्किप करते हैं। वरना आपकी PDF मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और हमने व्हाट्सएप लिंक बनाया, उस पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उस पर हम PDF सबसे पहले डाल देंगे, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, चीफ कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, मतलब आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज करते थे, आपके वैक्यूम ट्यूब और वाल्व्स, ठीक है। तो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते थे वैक्यूम ट्यूब्स। वहीं पे इसका जो इन्वेंशन हुआ था पूछा जा सकता है 1908 में, 1908 में इसका इन्वेंशन हुआ था। फोर्टेन क्या है, फार्मूला ट्रांसफॉर्मेशन है। फोर्टेन फार्मूला ट्रांसफॉर्मेशन शॉर्ट फॉर्म है और इज द ऑफ द अर्लियर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप पूछा भी जा सकता है फोर्टेन है क्या, फोर्टेन क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका यूज किया जाता है साइंटिफिक एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, और इसको डेवलप किया था IBM ने 1956 में। आपको ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, डेवलप्ड बाय IBM, ठीक है, इन 1956। फिर है EEPP रोम। तो EP आपकी PR रोम तो आपको बहुत ही चीज पता है। EP रोम मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्राम है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर डेवलप किस हुए थे 1956 के 1965 के दौरान। तो ये सारी आपकी डेटा बन रहा है, ये सारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हम नहीं बताएंगे आपको, आप इसकी PDF से जाके इसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ऑब्जेक्शन मतलब जितने ऑब्जेक्टिव होंगे उनके सारे आंसर आपको यहाँ पे बताएंगे। फिर धीरे धीरे सारी वीडियोस आती रहेंगी आपकी, देखिए चाहे आपकी नेटवर्किंग की हुई, चाहे आपकी डेटा की हुई, चाहे आपके डेटाबेस की हुई, क्यूरी की हुई, फिर चाहे आपकी बहुत सारी PDF बनेगी, बहुत सारे टॉपिक है, ठीक है। तो डेली आपको 2-3 लेक्चर मिलते रहेंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तो फिर देखिए पहला क्वेश्चन इसमें शुरू हो रहा है, द सिलिकॉन चिप्स यूज फॉर ए डेटा प्रोसेसिंग आर कॉल्ड। जो सिलिकॉन चिप्स यूज होती है डेटा प्रोसेसिंग में जो सिलिकॉन चिप्स यूज होती है उसको क्या कहते हैं, PROM चिप्स कहते हैं। अब ये PROM क्या है, प्रोग्रामेबल रोम चिप्स होती है, उसे कहते हैं सिलिकॉन चिप्स, जो डेटा प्रोसेसिंग में यूज होती है, ठीक है। अब आप वैसे रोम लगाते हैं, रैम लगाते हैं या माइक्रो प्रोसेसर लगाते हैं, लेकिन आंसर आपका है PROM, प्रोग्रामेबल रोम, इसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल डिस्क विच आर परमानेंटली हाउस्ड इन द सील्ड एंड आपका कंटामिनेशन फ्री कंटेनर आर कॉल्ड। जो मेटल डिस्क होती है जो परमानेंट फिक्स होती है आपकी मदरबोर्ड के साथ, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, उसका आपका आंसर है विनचेस्टर डिस्क। वो कौन सी डिस्क होती है,
विनचेस्टर डिस्क। आपको ये याद रखने हैं नाम, ठीक है, बड़े अजीब नाम है लेकिन इंपॉर्टेंट है, यही सारे क्वेश्चंस आपके देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर जो होता है क्या कंसिस्ट करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर सिंपल सा है सभी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट हेल्प द यूजर टू चेंज एनी नंबर एंड इमीडिएटली सी द रिजल्ट ऑफ दैट चेंजेस। मतलब जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एप्लीकेशन प्रोग्राम और आपका एक होता है आपका सिस्टम प्रोग्राम। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट होते हैं या आपके वीएलसी मीडिया प्लेयर होती है, ऑडियो प्लेयर होते हैं, तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। और आपके सिस्टम प्रोग्राम जैसे बोलते हैं, तो सिस्टम प्रोग्राम जैसे आपका होता है अंदर के जो प्रोग्राम होते हैं जो अंदर वर्क करते रहते हैं, आपको दिखाई नहीं देते, जैसे आपके विंडोज हो गए या विंडोज के अंदर आपके फायरवॉल हो गए, तो ये होते हैं सिस्टम प्रोग्राम होते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है? आप डेटाबेस तो है नहीं, डेटाबेस के अंदर पड़ा होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम, डेस्कटॉप को पब्लिश करने के लिए प्रोग्राम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी स्प्रेडशीट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर और हाउस ऑन। जैसे घर में आप घर का मतलब है कंप्यूटर के अंदर, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सा स्टार्ट मतलब इंस्ट्रक्शन आप सबसे पहले देंगे, या सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रक्शन शुरू होगा? तो कौन सा इंस्ट्रक्शन शुरू होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी में, रीड ओनली रोम में, रीड ओनली मेमोरी चिप में, किस में शुरू होगा? तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा सीडी रोम आपका, हाँ सीडी रोम में। बी आपका ऑप्शन बन जाएगा। बी क्यों बन जाएगा ऑप्शन? क्योंकि जितने भी आप काम करते हो, ठीक है, सॉरी आपका रीड ऑनलाइन मेमोरी, ठीक है, रैम में आप रोम में आपकी जो सबसे पहले प्रोग्राम जो होती है विंडो रन होती है, क्योंकि रोम जो होती है विंडो को प्रोग्राम को बूटिंग की प्रोसेसिंग में ले जाती है, क्योंकि सीडी तो हम लगाते नहीं, हाँ रोम में होती है, ठीक है। तो रीड ऑनली मेमोरी जो चिप होती है उसी में सबसे पहले प्रोग्राम हमारा रन होता है, उसी में सबसे पहले हमारा प्रोग्राम जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द ALU ऑफ ए कंट्रोल यूनिट नॉर्मली कंट्रोल कंटेनर नंबर ऑफ हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट कॉल्ड। सबसे ज्यादा हाई स्पीड किस स्टोरेज में होती है? सेमीकंडक्टर मेमोरी में, रजिस्टर में, हार्ड डिस्क मेमोरी में, मैग्नेटिक मेमोरी में? अगर इसको किसी ने सही से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, रजिस्टर में सबसे ज्यादा हाई स्पीड मेमोरी होती है। सबसे ज्यादा तेज चलने वाले मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर होती है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, अभी हम आते थोड़ा सा इसको स्कोर कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ए फैक्टर विच वुड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस इन बिजनेस। एक फैक्टर जो है बिजनेस करने में एडॉप्ट कंप्यूटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या होता है? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, स्पीड, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। वैसे तो आपका ऑप्शन नंबर होना चाहिए वैसे सी, क्योंकि स्पीड सबसे मायने होती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपके पास स्पीड नहीं है कंप्यूटर में, वर्क ही कम स्लो हो रहा है, तो आपके बिजनेस को लॉस भी हो सकता है, मतलब आपका टाइम कंप्लीट नहीं होगा, आपका वर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, फिर आप इसका ऑप्शन नंबर आप सी मानिए, ठीक है। स्पीड पर स्पीड इसका ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसको लगा देता हूँ मैं। फिर है 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा था, मैग्नेटिक स्टोरेज चिप यूज टू प्रोवाइड ए नॉन वोलेटाइल, मैंने बताया था वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, मतलब अपनी डेटा नहीं खोए, ठीक है। नॉन वोलेटाइल डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज ऑफ द डेटा एंड देट हैव नो मूविंग पार्ट आर नोन एज। मतलब ऐसा कौन सा स्टोरेज चिप होता है, मैग्नेटिक चिप की बात कर रहे हैं, जो वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल प्रोवाइड करता है, मतलब डेटा लाइट जाने के बाद भी अपना डेटा खोता नहीं है, ठीक है, मैग्नेटिक चिप, और ये फिक्स होता है, मूव नहीं करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मैग्नेटिक टेप मेमोरी, या मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी? तो आपका ऑप्शन रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ठीक है। मैग्नेटिक बबल मेमोरी आपका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ऑप्शन इसमें आपसे पूछे जा रहे हैं, CAD स्टैंड फॉर, CAD की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आपका पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन आपका आंसर है। फिर है RATS स्टैंड फॉर, RATS क्या फुल फॉर्म क्या है? तो आपको पहला आपका ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा, रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज, रिग्रेसिव एनालिसिस टाइम सीरीज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं,
ये हो गया, हाँ ठीक है, 10 नंबर हो गया। 11 नंबर पे आते हैं। तो 10 नंबर आपका हो गया है। 11 नंबर पूछ रहा है इन विच ईयर वाज चिप यूज इनसाइड द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम। चिप मतलब चिप जो थर्ड जनरेशन में यूज की गई थी, वो किस ईयर में यूज की गई थी, आपसे ऑप्शन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस में आपका सीधे आंसर हम बताते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी 1975 में चिप्स यूज की गई थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो माइक्रो प्रोसेसर की पहली जो कमर्शियल कंप्यूटर में यूज करने वाली चिप है, उसका नाम आपको बताना है। तो इस चिप का नाम है इंटेल 4004। ठीक है, कौन सी चिप थी? इंटेल 4004। फिर 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन वर द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वर्ड। जो मिनी कंप्यूटर था, पहला मिनी कंप्यूटर कब बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए 1965 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, आपसे पूछा जा रहा है द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ड विद आईसी चिप्स वाज नोन एज। पहला कंप्यूटर जो डिजिटल कंप्यूटर जिसमें आईसी का यूज किया गया था, उसका नाम क्या रखा गया था? ठीक है, उसका नाम आपका रखा गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ABCD होना चाहिए, जी आप मान लीजिए इसको। तो IBM सिस्टम Y360। क्या था? IBM सिस्टम Y360, आपको बस ये याद रखना है। फिर क्वेश्चन इन विच लैंग्वेज इज सोर्स प्रोग्राम रिटन। मतलब सोर्स जो प्रोग्राम होते हैं वो किस लैंग्वेज में रिटन होते हैं? इंग्लिश में, सिंबॉलिक में, हाई लेवल में, टेम्परेरी में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर आप इंग्लिश भी मार सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में लिखते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस, लेकिन इसका आंसर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो हाई लेवल से रिसोर्स कोड में या रिसोर्स कोड में चेंज करते हैं। तो आपके जो सोर्स कोड होता है वो हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द मेन मेमोरी। इसमें से कौन सा टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन मेमोरी के लिए? ठीक है, तो मेन मेमोरी आपकी कौन कौन सी होती है, रैम या रोम, आप बताएं। ठीक है, तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा रैम या रोम कौन सी मेमोरी मेन मेमोरी कहलाती है। और इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा टेम्परेरी मेमोरी। और टेम्परेरी इसका इसमें टॉपिक जो टर्म है रिलेटेड है। आप इसका कमेंट करें कि मेन मेमोरी कौन सी होती है, आपकी रैम होती है, रोम होती है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। मतलब इसमें से कौन सा मैन्युफैक्चरिंग करता है चिप्स को? देखिए, कौन चिप्स का अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है। देखो, चिप जो होती है, चिप भी, उनके अंदर कुछ ऐसी प्रोसेसिंग होती है जिसके अंदर हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, यानी फ्लो करता है। तो वो कौन सी रास्ते होते हैं जिससे हमारा डेटा फ्लो करता है? वो आपके ऑप्शन यहाँ पे है, कंट्रोल बस, कंट्रोल यूनिट, बैटरी यूनिट और आपकी सेमीकंडक्टर यूनिट। तो याद रखना है, जो यूज की जाती है चीज चिप्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, चिप को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, मैं चिप को बनाने के लिए क्या यूज किया जाएगा? कंट्रोल यूनिट थोड़ी, कंट्रोल बस थोड़ी, पार्शियल यूनिट कुछ नहीं, सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है चिप बनाने के लिए। इतना इजी आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, इसका नंबर 18 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूजेस अ सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। देखिए, अगर कोई कंप्यूटर है, ठीक है, एक कंप्यूटर है और उस पर सेंट्रल पे सेम टाइम पे बहुत सारे काम जो है किए जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या चीज चाहिए होगी, क्या चीज रिक्वायर्ड होगी? क्या चीज चाहिए होगी? टर्मिनल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब टर्मिनल क्या है? जैसे आपने देखा होगा, जो टर्मिनल होते हैं सुरंगें होती हैं, उन सुरंगों में बहुत सारे रास्ते होते हैं जो इधर उधर कटे होते हैं। तो इसी तरह से अगर एक कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है, एक सेंट्रल कंप्यूटर है, और उस पर चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? टर्मिनल। और टर्मिनल किस चीज के हो सकते हैं? ये बायर्स के टर्मिनल हो सकते हैं, जो हर किसी को एक्सेस, यानी कि हर किसी को एक्सेस देंगे उस सेंट्रल कंप्यूटर को यूज करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ओनली फॉर डेटा एंट्री एंड स्टोरेज एंड नेवर फॉर प्रोसेसिंग। मतलब ऐसी कौन सी इसमें डिवाइस है जो यूज की गई है डेटा एंट्री के लिए, कभी प्रोसेसिंग के लिए यूज नहीं की जाती है? भाई, डेटा एंट्री के लिए कौन सी यूज की जाएगी? आप बताइए, आपके ऑप्शंस रहेंगे ये। ठीक है, माउस, डम टर्मिनल, माइक्रो कंप्यूटर, डेडिकेटेड डेटा एंट्री सिस्टम। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा, आंसर वो रहेगा बी, डम्ब टर्मिनल। ठीक है, आपको याद रखना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज एन। मतलब आपको क्या यूज करना चाहिए जिससे आप हाई क्वालिटी की हार्ड कॉपी को प्रिंट कर सकें?
क्या चाहिए होगा? RGB मॉनिटर, प्लॉटर, भाई पहले तो मॉनिटर तो चाहिए होगा, प्रिंट करना है तो ये तो ऑप्शन ही नहीं, गलत हो गया। प्लॉटर हो सकता है, प्रिंटर, इन दोनों में से हो सकता है। तो हाई क्वालिटी की जो ग्राफिक होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए आप याद रखिए लेजर प्रिंटर का यूज किया जाता है। ठीक है, जितने भी हाई क्वालिटी के हार्ड कॉपी, कलर कॉपी प्रिंटर होते हैं वो लेजर प्रिंटर होते हैं। तो इस तरह से ये 20 क्वेश्चन हो गए, ऊपर हमने 20 क्वेश्चन देख लिए, मतलब 40 क्वेश्चन तो ये हो गया। बाकी हमारे 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम देख लेते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो लिखी हुई है वो आप पढ़ लीजिएगा। तो हम 60 क्वेश्चन इसमें बताने वाले हैं। वीडियो लॉन्ग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए हमारे साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स आर you sure will not use to if your objective is to print to on multi carbon form। अब देखिए क्वेश्चन समझने वाला है। आपसे पूछा गया है इसमें आप बताइए किस प्रिंटर का यूज करेंगे अगर आप श्योर विल नॉट टू यूज, मतलब इसमें से कौन सा यूज नहीं करेंगे अगर आपका ऑब्जेक्टिव केवल प्रिंट करने का है मल्टी कार्बन फॉर्म पे। मतलब आप इसमें से कौन सा प्रिंटर यूज नहीं करेंगे, यूज करने की बात नहीं कर रहा है, यूज नहीं करने की बात कर रहा है। यूज नहीं करेंगे अगर आपका ऑब्जेक्टिव, अगर आप सोच रहे हैं कि हमें मल्टी कार्बन कॉपीज इसमें प्रिंट करनी है। ठीक है, तो आप पहले सोचिए मल्टी कार्बन कॉपीज प्रिंट किस में होती हैं, और जिसमें होती है उन सभी को छोड़ दीजिए, भैया आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए लेजी व्हील में मल्टी कार्बन कॉपी प्रिंट होती है, लेजर में मल्टी कार्बन कॉपी जितनी चाहे निकाल सकते हैं, टिम्बल में भी आपकी मल्टी कार्बन कॉपी जितनी चाहे निकाल सकते हैं। लेकिन डॉट मैट्रिक्स जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें मल्टी कार्बन कॉपीज नहीं निकलती हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम ही कॉपीज निकलती हैं, जिसमें एक बार में आपको डॉट मैट्रिक्स, जैसे आपने देखा होगा कि जो टाइप राइटर होते हैं जो आपके रखे रहते हैं कचहरी में या फिर आपके जो वकीलों के पास होते हैं, उससे कहते हैं डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक बार में एक डॉट होता है, फिर उसे पेपर को हटाते हैं, दूसरा पेपर लगाते हैं, तो इसमें पेपर में पेपर बदलने पड़ते हैं, इसीलिए ये मल्टी कार्बन फॉर्म नहीं होता है। लेजर में तो बहुत सारे फॉर्म लगा दो, टिम्बल में भी बहुत सारे लगा दो, लेजी व्हील में भी बहुत सारे लगा दो, अपने पेज पे पेज मिलते रहेंगे, है ना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटिंग डिवाइस एंड आउटपुट कंपोज्ड ऑफ ए सीरीज ऑफ डेटा। मतलब इसमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द प्रिंटिंग डिवाइस, कौन सी इसमें डिवाइस है जो आउटपुट डेटा को कंपोज करते हैं एक सीरीज डेटा की तरह। ठीक है, तो आपका ऑप्शंस रहेंगे, देखिए ऑप्शन रहेंगे बैंड प्रिंटर, सॉरी बैंड प्रिंटर नहीं होगा आपका ऑप्शन, आपके ऑप्शंस में रहेंगे व्हाइट मैट्रिक प्रिंटर और वैंग इमेज प्रिंटर, ये दोनों ऑप्शन। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, बोथ एंड ए सी। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड बाय, पर्सनल जो कंप्यूटर थी वो किसके द्वारा सबसे पहले इंडस्ट्री बनाई गई कंप्यूटर के लिए, जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं यानी कि जो इंसानों के सबसे पहले थे, जिसे डेस्कटॉप कहते थे, उस कंपनी को बनाने वाली पहली कंपनी थी IBM। ठीक है, याद रखें। दूसरा क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, इन द IBM PC एट व्हाट द वर्ड एट स्टैंड फॉर, एट का मतलब यहाँ पे क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे पूछा जा रहा है एट का, यानी कि IBM PC एट में जब एट का फुल फॉर्म क्या है। एट मीन्स होता है एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको याद रखना है एट का मीन्स है एडवांस टेक्नोलॉजी। चलिए नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिफ्थ नंबर में, मैग्नेटिक टेप कैन सर्व एज, जो मैग्नेटिक टेप होता है वो कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में, आउटपुट मीडिया में, इनपुट मीडिया में, या सभी जगह। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपका आंसर रहेगा तो आपके ऑप्शन में आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी जगह यूज किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है इफ एन ए कंप्यूटर, मतलब अगर किसी एक कंप्यूटर में 16 बिट की डेटा को यूज किया जा रहा है एड्रेस के थ्रू रैम में। ठीक है, तो द नंबर ऑफ एड्रेस विल बी, तो एड्रेस का नंबर कितना होगा। तो अगर 16 बिट का डेटा है, याद रखो 16 बिट का डेटा अगर 2 की पावर 16 करें हम, तो 2 की पावर 16 कितना खुलेगा, आप याद रखिए कितना खुलेगा। आपके ऑप्शंस हैं 216 और 265,536, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 की पावर 16 अगर हम खोलेंगे तो लगभग 65,536 के करीब पहुंचेगा। ठीक है, फिर आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स,
दो टाइप्स की मेजर चिप्स कौन कौन सी होती है, इसके लिए पहले स्क्रॉल करना होगा थोड़ा सा। हाँ, तो कौन कौन सी होती है, पहले आंसर है इसका वो होता है बी एंड सी। बी का मतलब है प्राइमरी मेमोरी चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर चिप जो होती है मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में यूज की जाती है। भाई माइक्रो प्रोसेसर यूज की जाती है स्विचिंग के लिए। आपकी बी प्राइमरी मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपकी रैम रोम तो होनी चाहिए, वही प्राइमरी मेमोरी होती है। सेकंड क्वेश्चन है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज। तो अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी कैसी होती है, प्राइमरी मतलब फर्स्ट मेमोरी जो कंप्यूटर इनबिल्ट होती है, जैसे रैम हो गई रोम हो गई, ये कैसी होती है, लार्ज होती है, चीप होती है, फास्ट होती है, स्लो होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपकी कैसे होती है, ये फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू आपकी लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, जैसे आपकी सीडी रोम होती है, सीडी बोल दें हम, पेन ड्राइव बोल दें, चिप बोल दें, इनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए हमारा 9 क्वेश्चन है इन इन ऑफ द फॉलोइंग यानी कौन सा तरीका यूज किया जा सकता है सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। तो इसको तरीका है ऑप्शन नंबर ए रैंडम एक्सेस मेमोरी के थ्रू ही हम इसको सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो पहला सबसे पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा यहाँ पे यूज किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा IBM 1650। कौन सा था, IBM 1650। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। मतलब सीपीयू जो लॉजिकल यूनिट होती है सीपीयू के अंदर इसकी क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है, ठीक है, इसकी रिस्पांसिबिलिटी होती है सीपीयू में लॉजिकल यूनिट। लॉजिक मतलब लॉजिक करने के इसका मतलब है कंपेयर नंबर्स, कंपेयर करने का मतलब। फिर द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। बस सेकेंडरी स्टोरेज डेटा होता है स्टोर कर सकते हैं, क्या परफॉर्म नहीं कर सकते। अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, फैच ऑपरेशन, ईदर ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बनेगा ईदर ऑफ द एबव, कोई नहीं कर सकते। भाई अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते, लॉजिक ऑपरेशन नहीं कर सकते, जैसे आपने चिप लगाई, पेन ड्राइव लगाई, तो उससे आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ डेटा मतलब डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम आपका हो रहा है ज़्यादा, और उसके अकॉर्डिंग आपके जितने भी क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी से कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे 13 क्या रखा है विच ऑफ द प्रिंटर यूज इन कंजक्शन विद द कंप्यूटर यूज ड्राई इंक पावर। ड्राई इंक पावर के लिए कौन सी प्रिंटर यूज की जाती है, ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ड्राई इंक आपके लिए कौन सी यूज की जाती है, ऑप्शन नंबर सी आपका लेजर प्रिंटर। ड्राई इंक किस में होती है, लेजर प्रिंटर में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक इंट्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन सबसे बेस्ट क्वालिटी किस में होती है, इंक जेट प्रिंटर में। ये आपको याद रखना, बेस्ट क्वालिटी 14 नंबर का सी आपका सही, सॉरी बेस्ट क्वालिटी की बात कर रहा है तो बेस्ट क्वालिटी आपकी आनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बैनर जो होते हैं, बैनर सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है, बैनर के अकॉर्डिंग आपका सबसे अच्छा रहेगा, आपका बैनर बनेगा। और ऑप्शन नंबर आपका सी प्लॉटर आपका सही है। प्लॉटर में जितने बहुत बड़े बड़े बैनर बनते हैं वो देखा कितनी क्वालिटी अच्छी होती है ना। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज अलाउज सिमुलेटेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशंस। मतलब कंपैरिजन रीड करने के लिए और राइट करने के लिए कौन सी सिमुलेटेशन मेमोरी यूज की जाती है, रोम, रैम, ईपी रोम, कौन सी यूज की जाती है। तो आपके ऑप्शंस रहेंगे रैम। रैम रैम क्या करती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, कोई भी रैंडम चीज उठा लेती है और ऑपरेशन करने लगती है, जितने भी उसको ऑपरेशन दिए जाते हैं उनमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। सबसे कम टाइम में ये काम करने वाली होती है, कम टाइम में काम कर देती है, शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे बोला जा रहा है 17 नंबर क्वेश्चन है, 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है तो उसकी वर्ड लेंथ कितनी होगी। भाई 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है तो उसकी वर्ड लेंथ आपकी कितनी हो चाहिए, 4 बिट की होनी चाहिए। ठीक है, 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर की वर्ड लेंथ कितनी होगी, 4 बिट होगी। 18 नंबर क्वेश्चन है एन एरर इन अ कंप्यूटर डेटा इज कॉल्ड। अगर कोई डेटा में एरर आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, बग कहते हैं। तो इसकी प्रोग्रामिंग में इसको बग या डिबगिंग बोला जाता है, बग बोला जाता है। एरर को ठीक करने को बोला जाता है डिबगिंग। दो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं 19 एंड 20, उसके बाद ये सब वीडियो
फिनिश हो जाएगी, यानी कि आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी के धीरे धीरे एमसीक्यूज आते रहेंगे, एक दिन में 2 या 3 लेक्चर आपके आते रहेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। देखिए क्या है आपका 19 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द स्टेटस ऑफ द रिसोर्स एलोकेटेड टू प्रोसेसर इज। मतलब एक सेट जो इन्फॉर्मेशन का है वो क्या डिफाइन करता है, किसमें होता है, प्रोसेसर कंट्रोल, एएलयू, रजिस्टर यूनिट, प्रोसेसर डिस्क्रिप्शन। तो 19 का ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसिंग यूनिट। अभी देखिए अगर इंग्लिश में है तो हिंदी में भी मैं आपके लिए कुछ वीडियोस लेके आऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है केवल हिंदी में, कुछ इंग्लिश में भी आएंगे, कुछ हिंदी में भी आएंगे। फिर है एनी मेथड फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस टू यूज फॉर मेमोरी इज नोन। मतलब कोई भी कंट्रोलिंग मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए जो एक्सेस मेथड होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसके रहेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मेमोरी प्रोटेक्शन। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए, ये 60 क्वेश्चन हम इसमें कवर कर लिए हैं। बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे और सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे आपके एग्जाम तक, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा सभी के पास। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।